नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अब भारत के राजनीति जो है, एक सत्य है कि भारत में जाति आधारित राजनीति होती है। अभी तक जाति आधारित राजनीति में विपक्ष मजबूत दिख रहा था, लेकिन अब विपक्ष के थाली से किस प्रकार से जाति वाली जो खेमा है वो भी अब बीजेपी के साथ जुड़ गई है। विपक्ष के थाली से वो निकल के और अब इस जाति वाली एंगल में भी बीजेपी किस कदर जो है विपक्ष पे भारी पड़ गई है, ये अब समझने वाली बात होगी। और इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सभी जानते हैं कि बीजेपी जो है शुरू से ही जो राजनीति करती आई है वो परंपरागत, उसका जो राजनीति है वो राष्ट्रवाद हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है। परंपरागत बीजेपी की स्थापना ही इसी इर्द गिर्द हुई थी और बीजेपी शुरू से ही इसी इर्द गिर्द राजनीति करते आई है। लेकिन जो लोग अभी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं उनमें जो अधिकतर लोग हैं राजनेता या राजनीतिक पार्टी, उनका जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है। ये कि मंडल के मुकाबले जो है कमंडल का राजनीति है, यानी जाति आधारित राजनीति है। लेकिन 2024 से पहले तो ऐसा लगता था कि जाति एंगल से जब आप 2024 के लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करते थे, तमाम विश्लेषक, तमाम जो राजनीतिक जानकार है वो यही बताते थे कि भाई जब जाति आधारित चीजें होगी तो जो है विपक्ष जो है मजबूत उसमें चीजें नजर आ रही है, अगर जाति पर जो वोट पड़ेगा। और राजनीति में, खास करके भारतीय राजनीति में, जाति किस प्रकार से एक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी साबित हो रही थी, इसका अंदाजा आप इस कदर से लगा सकते हैं कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीए गठबंधन के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। पीडीए अर्थात पिछड़ा दलित आदिवासी, अर्थात जो है समाज के अलग अलग वर्ग को पकड़ के जो राजनीति करने वाले लोग थे, तो उनको लगता था कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का राजनीति है, अगर इसमें अपने वजूद को कायम रखना है तो करना क्या है कि जो ये जाति वाली चीजें हैं ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। लेकिन इसको जो है विपक्ष के इस एजेंडे को जो है बीजेपी ने समझ लिया और बीजेपी ने अपने जो उनका ग्राउंड था उसको तो मजबूत किया ही, अपने पिच को तो अधिक से अधिक अपने पिच पे प्रैक्टिस तो किया ही, जो उनका हिंदुत्व का पिच था, राष्ट्रवाद का पिच था। लेकिन जो दूसरे के पिच पर जब जान के खेलना है तो वहां भी जो है उसके लिए भी तैयारी पहले से शुरू कर दी ताकि विपक्षी खेमे को भी कमजोर कर दिया जाए। तो अभी आप देखिए कि हमारे देश के जब राजनीति के विषय में चर्चा होती है तो हिंदुत्व के साथ साथ जो अखिलेश यादव का, जैसा हमने कुछ देर पहले रेफरेंस लिया था कि पीडीए कहा गया, इसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासी। अब ये जो दो तबका है जिसमें दलित आता है, दलित समाज आते हैं, जिसमें आदिवासी समाज के लोग आते हैं, अब इस वोटर को बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से और बड़ी ही खूबसूरती से साधा। और ये आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर तो ये तबका जो है बीजेपी के साथ जो जुड़ी हुई थी, और जो तबका हिंदुत्व के नाम पर नहीं, अर्थात दलित के नाम पर या आदिवासी के नाम पर वोट करते थे, उनको भी धीरे धीरे बीजेपी ने एक एक करके 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा, बीजेपी अपनी तरफ कर रही है। अभी देश भर में आप थोड़ा नजर दौड़ाइए, आपको जो है पिछड़ा, क्षमा कीजिएगा, दलित का सबसे बड़ा नेता कौन नजर आता है? बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में दलित का अगर आप अभी नजर दौड़ाते हैं तो सबसे बड़े नेता में नजर आते हैं चिराग पासवान, दलित समाज से आते हैं। पशुपति नाथ पारस, ठीक है, ये भी दलित समाज से आते हैं। और ये सब रामविलास पासवान की विरासत को लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक दलित के बड़े नेता, पूरे देश भर में जो गणमान्य नेता, सम्मानजनक नेता माने जाते थे, दलित समाज के प्रतिष्ठित नेता माने जाते थे। और अभी देखिए बिहार में ये किनके साथ है? बिहार में ये दोनों बीजेपी के साथ है। एक आपको याद होगा 2014 में जीतन राम मांझी को जो है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, और 2014 से पहले
2014 से पहले जो दलित समाज के लोग थे वो कमोबेश नीतीश कुमार के साथ थे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ अपना एक जो जातीय समीकरण सजाया था, जिसमें दलित को महादलित में बिहार में बांटा गया था, और दलित समाज का जो वोटर था ना वो जो है नीतीश कुमार के साथ पूर्ण रूप से थे। लेकिन 2014 में नीतीश कुमार से एक गलती हो गई, उन्होंने जीतन राम मांझी को, जो आज भी नीतीश कुमार सोचते होंगे कि उस समय वो डिसीजन गलत था, जीतन राम मांझी को जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जो है बना दिया। अब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ क्या हुआ, मांझी जी हटे मुख्यमंत्री पद से, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी, और बिहार में कम से कम दलित समाज और खास करके जो जीतन राम मांझी जिस वर्ग से आते हैं दलित समाज में, उस वर्ग के लोग तो वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि दलित वो लोग जो हैं आज भी जो है जीतन राम मांझी के साथ चले गए नीतीश कुमार को छोड़ के। और यही कारण रहा कि आप देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को जो है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, यानी केवल 43 विधानसभा की सीटें उनको मिली, और यही कारण था कि उनका जो जनाधार था वो धीरे धीरे खिसक रहा था। अभी देखिए ये जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या फिर जो है ये पशुपतिनाथ पारस हो, ये तमाम लोग जो है आज किनके साथ है, आज बीजेपी के साथ है। तो बिहार में जो दलित समाज का वोटर है मान लीजिए कि वो जो है बीजेपी के साथ है। पहले हिंदुत्व वाले वोटर तो थे ही, और दलित समाज वाले वोटर भी अब बीजेपी के साथ चले गए। तो बिहार में अब जो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, और बिहार पर भी जो पूरे देश के दलित समाज पर जो एक नेता जो सबसे अधिक प्रभाव रखता है, या जो नेता सबसे अधिक प्रभाव रखती है, वो कौन है, तो आपके जो नजर आएगा उसमें आप देखेंगे कि वो है मायावती, उत्तर प्रदेश के मंत्री। मायावती एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जो देश भर के दलित नेता के लिए मायने रखती है, या देश भर के दलित समाज के में उनका जो है सम्मान है, उनका जो है दलित समाज मायावती से खुद को जोड़ के देखती है, उनको अपना नेता मानते हैं। अभी जो ये विपक्ष का जो गठबंधन बना, इसमें जो है मायावती को नहीं बुलाया गया, मायावती को नहीं बुलाया जाना, और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बाद कहा कि वो जो है अकेले जो है अपने दम पर जो है अब लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि या तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलित वोटर मायावती के साथ चले जाएंगे, या फिर जैसा कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो दलित वोटर जो थे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। तो मान के चलिए कि अभी जो ये विपक्ष का जो गठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, इस गठबंधन से जो दलित समाज के वोटर थे वो अभी कोसों दूर है, और दलित समाज के वोटर के लिहाजे से जो है बीजेपी अगर जाति के समीकरण, जाति आधारित चीजें चुनाव आते आते शिफ्ट होती है और जाति आधारित वोट होती है, तो दलित समाज के वोटर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे, और जातीय समीकरण में बीजेपी खुद को जो है मजबूत स्थिति में ला ली है। सिर्फ हिंदुत्व तो उसका एक एजेंडा है, लेकिन जातीय स्थिति में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, आप आदिवासी समाज पर ही को भी अगर देखिए तो आदिवासी समाज से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया, अपना राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया, और एनडीए की तरफ से वो राष्ट्रपति की कैंडिडेट थी। और इसीलिए अभी जो है आदिवासी समाज में भी एक मैसेज गया कि भाई चलो बीजेपी वाले ने या एनडीए ने या मोदी ने हमारे समाज के एक नेता को जो है देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया, सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन किया, सर्वोच्च कुर्सी पर हमारे समाज से जो नेता है वो पहुंचे। तो इसमें जो है बीजेपी का योगदान है, इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी का योगदान है। तो इन चीजों को भी अगर आप देखते हैं तो लगता है कि जो ये दलित और आदिवासी जो है उसका जो मूव है, उसका जो अभी मूव रहने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वो बीजेपी के साथ रहने वाला है, क्योंकि सारे नेता अभी बीजेपी खेमे में नजर आ रहे हैं। और जो
तमाम समीकरण बनते दिख रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में बनते दिख रहे हैं, क्योंकि तमाम विपक्ष तो अभी वो गठबंधन में उलझे हुए हैं कि उनका गठबंधन का कौन संयोजक होगा, कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, किसको कितने सीटों पे लड़ना है, किस प्रकार से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, इन चीज़ों पे उलझे हुए हैं। यानी वो अपने एक प्रॉब्लम को सुलझाने में उधर लगे हुए हैं, लेकिन जो है इधर जो है बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। और सर्जिकल स्ट्राइक करके तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं अलग अलग समाज के, जिसका जाति आधारित जिनका अपना एक वोट बैंक है, वो उनको तमाम को बीजेपी अपने साथ लाने में जुट गई है। और बीजेपी के साथ लोग जा भी रहे। उत्तर प्रदेश में देखिए ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चले गए। महाराष्ट्र में देखिए जो एनसीपी शरद पवार का पार्टी था उसमें टूट हो गया और अजित पवार अब बीजेपी के साथ चले गए। तो ये तमाम चीजें देखिए किस प्रकार से जो है समीकरण बदल रहा है राजनीति का। और आज देखते देखते जो अभी इंडिया जिस गठबंधन का नाम रखा गया है विपक्ष का, उसमें 26 दल है और बीजेपी का जो अभी एनडीए का गठबंधन है उसमें 38 दल है। तो समझ सकते हैं कि बीजेपी किस प्रकार से अपने कुनबा को जो है मजबूत कर ली देखते देखते। और चुनाव जो है ना बहुत नजदीक आ गया है। अब 1 वर्ष से कम का समय लोकसभा चुनाव में बचा हुआ है। तो ऐसे समय में जो है अब अगर विपक्ष अभी भी इसी मुद्दे पर उलझी रही कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा उम्मीदवार होगा, कौन संयोजक होगा, और अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, तो इसका तो सीधा सीधा लाभ वैसे भी बीजेपी को मिलते दिख रहा है। जब इन चीज़ों में ही उलझी रहेगी विपक्ष तो आगे का चीज़ें कैसे तय होगा, और आगे का चीज़ें तय नहीं होगा तो बीजेपी तो अपने आप को मजबूत कर ही रही है। इसीलिए 2024 के लोकसभा का अगर आप इस नज़र से भी एनालिसिस करते हैं ना तो बीजेपी जो है बहुत बड़ा बाजीगर साबित होने वाली है। और एक बार पीएम मोदी अभी जो है नजदीक मजबूत नजर आ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।